शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का ये सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं प्रथम पार्ट सब्जेक्टिव का बता चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, या इसे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा तो देख लेना है, ठीक है। तो मैं इससे पिछले क्लास में मैं 1 से 4 तक का क्वेश्चन मैं कराया था। आज मैं 5 नंबर कराने जा रहा हूँ। तो 5 नंबर में देखना है क्या क्या है। 5 नंबर में देखना है, बोल रहा है एनी 5 ऑफ फ्लोइंग अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। इसमें कोई 5 गो को बताना है, 5 गो क्वेश्चन का आंसर बताना है, वो भी 40 से 50 वर्ड में, ज़्यादा नहीं, कितने वर्ड में, 40 से 50 वर्ड में। इसमें से कोई 5, तो मैं इसमें से टोटल क्वेश्चन आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, इसी तरीके से मैं टोटल आज इस पार्ट में आपको ए से लेकर के जे तक बताऊंगा 5 का, ठीक है। वीडियो में बने रहिए और आगे भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन की घंटी को बजाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वीडियो बराबर मिलते रहे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये सब नोट कर लीजिए या बार बार वीडियो को सुनिएगा तो जल्दी याद होगा। क्वेश्चन है व्हाट हैज़ फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। तो आंसर है, देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है, द ब्लड ऑफ द स्पीकर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सेम सॉइल एंड द सेम एयर दैट एवरी वन ब्रीथ। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज ब्लड एंड द ब्लड ऑफ अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अथर का जो बोल रहे हैं इस वर्ड को, यानी लेखक का जो खून है वो इस मिट्टी में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस मिट्टी में जितने, इस हवा में जितने लोग रह रहे हैं, उन सब के तरह ही है, सेम ब्लड है। और देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है उनके ब्लड और अदर के ब्लड में, ठीक है। उनका ब्लड जो है सेम है, यानी देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, देश में जिस तरीके से भाव देश के प्रति रखते हैं, उसी तरीके से स्पीकर भी अपना भाव देश के प्रति रखते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि हु सॉड लव एंड अफेक्शंस ऑन द पोएट। हु सॉड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएट्रीज, यानी कवि को कौन प्यार और अफेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या बोल रहा है, इट वाज हर मदर। यानी ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन है, कमला दास की लिखी गई माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। कमला दास बचपन में जो है अपनी ग्रैंड माँ यानी कि दादी माँ के घर में रहती थी, तो वही बोल रहे हैं, इट वाज हर ग्रैंड मदर हु सॉड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटेज व्हेन शी वाज चाइल्ड। जब पोएटेज यानी कवित्री जब बचपन में छोटी थी तो अपने दादी माँ के यहाँ रहती थी। दादी माँ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा लाड दुलार से उन्हें रखती थी। तो वही वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी दादी उनसे कितना प्यार करती थी, ठीक है। पोएटेज यही दिखाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है व्हाट डिड द नैरेटर ऑलवेज ओबे नानू काका। तो नैरेटर जो है हमेशा नानू काका को क्यों ओबे करते थे, क्यों आज्ञा मानते थे नानू काका का। तो इसका आंसर यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ जो बोल रहा है, द नैरेटर वाज नेवर विलिंग to serve Nanu Kaka as his security on his driver, but he had to obey him because his mother insisted on it. He could not displease her mother. यानी इसमें जो, इसलिए वो नानू काका का बात नैरेटर मानते थे, क्योंकि नानू काका जो है नैरेटर के मामा थे। नानू काका जो है नैरेटर के मामा थे और यानी कि माँ का भाई। तो माँ जो उन्हें बताई थी कि ये मेरे भाई हैं, इनका ख्याल रखना, ये जो बात बोलेंगे उनका कहना मानना। इसलिए वो जो है नैरेटर का बात, वो नैरेटर जो है नानू काका का बात बराबर मानते थे और अपनी माँ को वो दुख नहीं देना चाहते थे। इसलिए माँ के बात पे नानू काका का हर बात पे वो हाँ यस यस करते थे और ड्राइवर बन करके रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है,
व्हाट इज़ द प्लेज ऑफ नेग्रोज। तो नेग्रोज ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन जो लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसमें कि जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो अपने बारे में बताते हैं कि मार्टिन लूथर के इससे लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है, द नेग्रोज हैव मेड अ सेक्रेट प्लेस टू मार्च फॉरवर्ड द कंटिन्यू देन स्ट्रगल। तो ये चाहते हैं कि नेग्रो हैव मेड सेक्रेट प्लेस मार्च फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू देयर स्ट्रगल। तो नेग्रो का ये सपना है, ये मानना है कि हम लोग को आज़ादी मिल जाए, हम लोग कंटिन्यू स्ट्रगल ना करें, हम लोग खुले जिएँ। जिस तरीक़ा से अमेरिका में गोरे लोग को जिस इज़्ज़त दिया जाता है उसी तरीक़ा से नेग्रो लोग को भी इज़्ज़त दिया जाए, ये कहना चाह रहे थे मार्टिन लूथर अपने आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना में। ठीक है, नंबर ई में देखिए क्या बोल रहा है, हाउ डज़ द पोएट फील इन डाइंग फॉर हिज कंट्री। हाउ डज़ द पोएट फील, पोएट किस तरीके से फील करेंगे जब वो अपने देश के लिए मरते हैं। तो देश के लिए जब मरेंगे वो कैसा फील करेंगे, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पोएट इज़ हैप्पी। जब पोएट जब अपने देश के लिए मरेंगे, जाहिर सी बात है कोई भी अपने देश के लिए मरेगा तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करेगा, बहुत ही प्राउड फील करेगा। तो यहाँ पर एक लाइन आप अपने मन से जोड़ दिएगा, पोएट फील्स वेरी प्राउड एंड हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पोएट इज़ हैप्पी टू रिपे हिज डेबिट टू हिज मदरलैंड बाय डाइंग फॉर इट इन बैटल। यानी पोएट का कहना है कि अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाना मेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए खुशी की बात होगी और मुझे गर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं क्या बोल रहा है, जी एफ। क्वेश्चन नंबर एफ तो इसमें दिया नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ देते हैं, बढ़िया समझिएगा। हाउ डू वी ट्रीट पीपल हु आर आउटसाइड आवर हर्ड। यानी हमें किस तरीक़ा से अपने लोगों से व्यवहार करना चाहिए जो हमारे झुंड में नहीं रहते हैं, जो हमारे दायरे में नहीं रहते, जो हमारे अंडर नहीं रहते, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो इसका सिंपली आंसर हम लोग को ये बोलना है, वी ट्रीट द पीपल पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। वी ट्रीट द पीपल पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली because these people are outside our herd. If I respect other herds people, then they respect ourselves, then they respect ourselves. So we respect every person in our society and outside of the herd. यानी हर किसी को हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, so we treat the people respectfully and peacefully. नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जी में बोल रहा है, वाई डज़ द लेमोव थिंक डैट ही इज़ अ क्रिटिकल एज। लेमोव क्यों सोचता है कि उसका एज जो है बहुत नाजुक है, बहुत क्रिटिकल एज है। इसमें कहानी जो है ये मैरिज प्रपोजल से क्वेश्चन लिया गया है। ये मैरिज प्रपोजल में कहा जाता है कि लेमोव और नतालिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी ज़मीनी विवाद के कारण दोनों का बात छूट जाता है, जिसमें लेमोव और नतालिया कितना बरसों तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो ये एज जो है लेमोव का एज जो है लगभग 35 एज हो जाता है, जिसके कारण उसको डिप्रेशन हो जाता है कि मेरा एज जाए जा रहा है, मेरा शादी अभी तक नहीं हुआ। वो नताली को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, वाई डज़ लेमोव थिंक डैट ही इज़ क्रिटिकल एज। तो इसका आंसर देखिए, लेमोव इज़ ऑलरेडी 35। लेमोव जो है ऑलरेडी 35 ईयर्स का हो गया था। ही इज़ स्टिल अनमैरिड। 35 साल के होने के बाद भी वो अभी भी शादीशुदा नहीं हुआ था, अनमैरिड था। ही थिंक्स ही इज़ अ क्रिटिकल एज। वो यह सोचता था कि ये हमारा क्रिटिकल 35 साल हो गया, अब क्रिटिकल एज है, बिकॉज ही इज़ डज नॉट गेट। ये यदि वो अब शादी नहीं करेगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डज नॉट गेट मैरिड सुन। अगर वो जल्दी शादी नहीं करता है तो ही विल नेवर बी एबल मैरी। तो वो फिर शादी के लायक नहीं रहेगा, शादी करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता अपने एज के प्रति और शादी के प्रति। जी नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। जी नंबर में बोल रहा है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपने इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने मन से आपको लिखना है, वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश to talking each other. We improve our English talking to each other and reading daily newspaper,
reading daily books in our chapter. After that we remember daily 10 words, we remember daily 10 words meaning, English words meaning. फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये सबको लिखना है, जो बोल रहा हूँ मैं उसे नोट करना, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डू नॉट बी अफाइड मेक मिस्टेक वी कंटिन्यू। हमें इंग्लिश जब भी इंग्लिश को इम्प्रूव करें तो हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना हो, गलती कम हो, मिस्टेक कम हो। जिसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ, कीप अ नोट टू न्यू वर्ड्स इन योर लर्न, यानी एक नोटबुक रखना है। जब भी आपके लाइफ में पर डे जो भी नया वर्ड आए उस वर्ड को नोट करना है, और उस वर्ड को नोट करते हुए उसका इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ते हुए उसको याद करना है, तभी आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इंग्लिश को डेली पढ़ने से भी इम्प्रूव होता है। बुक या पेपर न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए या बुक पढ़िए या वर्ड मीनिंग याद करिए, अपने दोस्त के साथ इंग्लिश में टॉक कीजिए, तो इस तरीके से इंग्लिश इम्प्रूव होता है। देखते हैं क्या बोल रहा है आई में बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवल के बारे में लिखना है, इंडियन न्यू इंग्लिश। तो यहाँ पर देखना है क्या बोल रहा है, द इंडियन नॉवल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी इंडियन नॉवल जो है हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द इंडियन नॉवल गैव द डायमेंसिंग ऑफ द नेशनल मोमेंट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन नॉवल जो है बहुत डायमेंसिक ये है, जो कि हमारे नेशनल यानी कि राष्ट्र के आंदोलन में लड़ने में बहुत ही संघर्ष कराया है। अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर वैल्यूएबल टॉपिक रिविंग एडॉप्टेड बाय द इंडियन नॉवेलिस्ट। इसमें बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वैल्यूएबल है। उस वैल्यूएबल टॉपिक को भी हम किसी बुक में अगर लिख देते हैं तो वो नॉवल की गिनती में आता है। एडॉप्ट बाय इंडियन नॉवेलिस्ट, बहुत सारे इंडियन नॉवेलिस्ट जो राइटिंग करते हैं वो इंडियन फ्रीडम फाइटर के कुछ मूवमेंट को लिख करके भी वो नॉवल को प्रकाशित करते हैं। जे नंबर में देखिए क्या यहाँ देखिए जे में बोल रहा है, ऊपर देखिए क्या है, वाई हैज़ इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो इंडिया में इंग्लिश इसलिए पॉपुलर है, तो पहले देख लेते क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। ये जो लैंग्वेज है साइंस और कॉमर्स का लैंग्वेज है। इंग्लिश हैज़ बिकम ए पासपोर्ट टू जॉब इन इंडिया। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक कुंजी का काम करता है, जो किसी भी जॉब को हासिल करने में मदद करता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से इंग्लिश आता है तो वो कहीं भी प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब में वो अच्छी तरीके से अपने इंटरव्यू में इंग्लिश से जवाब दे करके वो इंटरव्यू लेने वाले को इम्प्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ वही बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। तो इंग्लिश हैज़ बिकम अ पासपोर्ट टू जॉब इन इंडिया एंड अबॉर्ड। ये विदेश जाने के लिए भी इंग्लिश होना ज़रूरी है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो विदेश में जा कर के लोग कुछ दिन तक तो बोरिंग महसूस करते हैं। अगर इंग्लिश अच्छा आता है तो विदेश में जाने के बाद लोग जो है अच्छी तरीक़ा से एंजॉय करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इंग्लिश इज़ ए ऑल्सो लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश जो है एक लिंक लैंग्वेज है इंडिया का। इंग्लिश जो क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है इंडिया का। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं 6 नंबर वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन को पाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते रहेगा इसी तरीके से वीडियो।